नाउन के नंबर से रिलेटेड जो सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स थे वो हम पढ़ चुके हैं। और जिन लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है वो पिछले वाले वीडियो को देख लें ताकि आपको आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। पिछले वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम नाउन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम नाउन के केस जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी केस ऑफ नाउन। ठीक है दोस्तों, केस का मतलब होता है हिंदी में कारक। ठीक है, जिन लोगों को याद हो संस्कृत में हम पढ़ते थे कारक। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इंग्लिश में भी हम देख रहे हैं और यहाँ देखते हैं कि उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक, तो देखिए केस ऑफ नाउन एक्चुअली होते क्या हैं। हम अभी जब वर्ड फॉर्म करते हैं तो हमें कई बार ये देखने को मिलता है कि हमें दो नाउन के बीच में या दो से ज़्यादा नाउन के बीच में कोई रिलेशन बनाना होता है। ठीक है, अब रिलेशन कैसा होता है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पहले से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा राम। ठीक है, और मैंने दूसरा वर्ड यहाँ लिखा हिंदी में कार। क्लियर है? अच्छा, राम जो है वो किसी का नेम है, तो ये वर्ड आपका क्या है? नाउन है। हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। कार भी क्या है? किसी चीज़ का नाम है, तो ये भी आपका एक नाउन है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो नाउन दिए हैं लेकिन इन दोनों नाउन के बीच में हमें एक रिलेशन बनाना है। तो अक्सर हम देखते हैं हिंदी में हम कुछ वर्ड यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी में ये वर्ड यूज़ किया का या की या फिर के। ठीक है, ये तीन वर्ड हैं। अच्छा, अब खुद से सोचिएगा, अगर हम जब दो वर्ड के बीच में जब इनका यूज़ करते हैं तो आपको किस तरीके का रिलेशन समझ में आता है। सपोज मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ राम की कार, तो आपको समझ में आएगा यहाँ से कि हम जो कार पे पोजीशन बता रहे हैं वो पोजीशन किसका है? राम का। मतलब दो नाउन को हम आपस में पॉजिटिव केस में जोड़ने के लिए यहाँ पे ये जो वर्ड है का की के इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई हिंदी की बात। अब आप यहाँ इंग्लिश में समझे इस चीज़ को। तो देखिए, जब हमें इन वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो ये जो वर्ड लिखे हैं का की के, इनकी मीनिंग के लिए इंग्लिश में हम यूज करेंगे ऑफ। ठीक है, एक होता है आपका एपोस्ट्रोफी एस, दूसरा होता है अकेला आपका एपोस्ट्रोफी। ठीक है, हमें इन का की के को ट्रांसलेट करने के लिए इन तीन चीज़ों का यूज करना है। क्लियर है? अब बस हमें यही पढ़ना है कि कब हम ऑफ का यूज़ करेंगे, कब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे और कब हम अकेले एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम केस ऑफ नाउन। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा नाउन के बीच में एक पोजीशन की बात होती है, मतलब हम एक नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार दिखाते हैं, पोजीशन शो करते हैं, तो उस केस में हमें हिंदी में ये का की के यूज करना होता है और उनका ट्रांसलेशन जब हम इंग्लिश में करते हैं तो इन तीन वर्ड से करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको लिखूँगा इंग्लिश में तो भाई नाम का तो स्पेलिंग नाम ही रहा राम। ठीक है, अब यहाँ हमें की जो स्पेलिंग है वो इन तीनों में से किसी एक से बनानी है, और दूसरा कार की स्पेलिंग तो हमें पता ही है कि ये कार हो गया। तो अब हमें ये पढ़ना है कि कब हम ऑफ का यूज़ करें इन दोनों के बीच में, कब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करें और कब हम अकेले एपोस्ट्रोफी का यूज़ करें। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये केस जो है वो समझ में आया होगा कि केस एक्चुअली है क्या और हमें करना क्या है। ठीक है, और इस टॉपिक में हमें आगे पढ़ना क्या है। चलिए, तो इसी के रूल्स में आपको बताता हूँ कि हमें कब किसका यूज करना है।
ठीक, देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा राम का भाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नाउन लिखा, ये भी आपका एक नाउन ही है, ठीक है। दो आपके नाउन्स हो गए और बीच में हम पोजीशन शो करने के लिए एक वर्ड लिख रहे हैं का। अब मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि या तो आप यहाँ पे ऑफ का यूज़ करोगे, या फिर एपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे, या फिर एपोस्ट्रोफी का। इन तीनों में से हमें किसी एक का यूज करना है, ठीक। या ये कहो जितने बार पोजीशन होगा उतने बार हमें इनमें से किसी को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रूल फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है? देखिए यहाँ पे मैंने दो नाउन लिए और मैं नाउन में आपके पहले वाले वीडियो में टाइप्स पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो पहला वाला जो नाउन हमने लिखा है राम, एक्चुअली जो राम है वो कैसा नाउन है आपका? ये एक लिविंग नाउन है, ठीक है। दूसरा लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट वाला देखना है। अगर फर्स्ट वाला नाउन हमारा लिविंग होगा तो रूल ये कहता है कि आप जो काकी के हैं उनका जो ट्रांसलेशन है वो किससे करोगे? आप एपोस्ट्रोफी एस से, ठीक है, लिविंग के केस में। अब मैं अगर राम का भाई इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? राम एज इट इज, लेकिन का की जो इंग्लिश होगी वो किससे बनेगी? एपोस्ट्रोफी एस से, और भाई मतलब ब्रदर, ठीक है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर दो नाउन को आपस में पॉजिटिव केस में लिखना है और उनमें से फर्स्ट वाला नाउन जो है आपका लिविंग है, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो कैसा है, तो उस केस में हमें यूज करना है एपोस्ट्रोफी एस का। क्लियर? ऐसे हम इसको देखें, फर्स्ट वाला नाउन देखिए आप, राजा, भाई लिविंग है, ठीक है, और दूसरे से तो हमें मतलब ही नहीं है कि वो कैसा है। लिविंग और नॉन लिविंग कैसा है, तो जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? राजा की स्पेलिंग किंग, एपोस्ट्रोफी एस, और ताज मतलब क्या हो गया आपका? क्राउन हो गया, ठीक है, किंग्स क्राउन। अगर हम किसी डेफिनेट किंग की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे आर्टिकल में कि किस तरीके से हमें आर्टिकल का यूज करना है। तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखें आप रूल नंबर सेकंड। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या किया? थोड़ा सा चेंज ये किया कि यहाँ हमारा जो फर्स्ट वाला नाउन है इस बार वो लिविंग नहीं है, इस बार वो नॉन लिविंग है, ठीक है। दूसरे से तो हमें मतलब ही नहीं है कि वो कैसा है, लिविंग या नॉन लिविंग, ठीक। तो इस केस में हमारा जो ट्रांसलेशन होगा का या की या के का, वो कैसे होगा वो देखिए। जब भी हमारा फर्स्ट वाला नाउन नॉन लिविंग होगा तो हमारी स्टार्टिंग जो है वो अपोजिट साइड से होगी। हम स्टार्टिंग करेंगे लास्ट वाले नाउन से। तो लास्ट वाला नाउन हमने क्या लिखा है? फैन, ठीक है। और हमारा जो का ट्रांसलेशन होगा दोस्तों वो किससे होगा? ऑफ से होगा। और जो हमने रूम लिखा है वो कमरा मतलब रूम, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेफिनेट होगा तो द फैन ऑफ द रूम। मतलब मेरे कहने का अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर हम फर्स्ट वाला नाउन नॉन लिविंग ले रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग अपोजिट साइड से करनी है और पोजीशन बनाने के लिए हमें ऑफ का यूज़ करना है, एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करना है। अब ऐसे ही आप इसको देखो, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला नाउन क्या लिया? नॉन लिविंग, ठीक है। दूसरे से तो हमें मतलब ही नहीं है। अच्छा, जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द ऑनर ऑफ द हाउस, ठीक है। ये हो गया हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन। मतलब हमने अपोजिट से स्टार्ट किया और दोनों नाउन को पॉजिटिव केस में लिखने के लिए ऑफ का यूज़ किया। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, अभी हम बात कर रहे थे दो नाउन्स की, अब हम यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं तीन नाउन के बीच में। देखिए यहाँ पे अभी हमने एक नाउन लिया
ठीक है, ये भी आपका एक नाउन हुआ और फ्रेंड भी आपका क्या हुआ, एक नाउन हुआ। और यहाँ पोजीशन बनाने के लिए इस बार 3 नाउन है तो हमें 2 बार पोजीशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कैसे करें, क्योंकि अभी हमने पढ़ा 2 नाउन के बीच में, तो हम लिविंग नॉन लिविंग का रूल देख लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास 3 नाउन है तो हम इनको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जब हम बात करें 3 नाउन्स की तो हम क्या करेंगे, हमेशा लास्ट वाले नाउन को पहले लिखना है। लास्ट वाला नाउन जो है वो आपका क्या है, दोस्त, मतलब फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड। अब हमारे पास बचा ये, हम ऑपोजिट से ले रहे हैं, लास्ट वाला नाउन हमने लिखा फ्रेंड, और इसकी जो इंग्लिश है हम उसको लिखेंगे ऑफ से। 3 के केस में क्या होता है दोस्तों, जब हम थर्ड वाले नाउन को सबसे पहले लिखते हैं और उसके जस्ट बाद हम हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे वो नॉन लिविंग का केस हो चाहे लिविंग का केस हो। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा फिर से 2 नाउन का केस, जिसमें हमने अभी पीछे पढ़ा था लिविंग नॉन लिविंग। तो अभी आप का दोस्त को भूल जाइए, अब आप सिर्फ इतना देखो, राम की बहन। तो हमने अभी पढ़ा है कि फर्स्ट वाला नाउन अगर आपका लिविंग है तो हम उसको एपोस्ट्रोफी एस से जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, राम्स सिस्टर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? जिन लोगों को समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं उसको आपको क्लियर करके दोबारा से फिर से आपको, जिन लोगों को समझ में नहीं आया हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं इसको फिर से आप लोगों को क्लियर करके समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। फिर से 3 नाउन है, लेकिन इस बार क्या है, तीनों के तीनों आपकी कैसे नाउन है, नॉन लिविंग। कोई दिक्कत नहीं, हमें सबसे पहले क्या करना है, इतने को हमें ऑफ से जोड़ना है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, द की ऑफ। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, ये 2 नाउन वाला केस। फिर से आप देखो कि इसमें पहला वाला नाउन हमारा क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो हम फिर से कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, बैक साइड से। और बैक साइड से जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम इसकी इंग्लिश फिर किससे बनाएंगे, ऑफ से बनाएंगे। समझ में आया? इस बार यहाँ पे क्या हुआ, तीनों नाउन आपके नॉन लिविंग थे, इसलिए हम इसको दोनों बार ऑफ से जोड़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, द की ऑफ द डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 नाउन का केस, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास 3 नाउन्स हैं तो हम हमेशा लास्ट वाले को पहले लिखते हैं और ऑफ से जोड़ते हैं, और हमारे पास जो 2 नाउन बचते हैं उनमें हम फिर से लिविंग और नॉन लिविंग का रूल यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इन पे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। फिलहाल मैं थोड़ा थ्योरी क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों को। अच्छे से आप लोग अपने एक रजिस्टर बनाएं, नोट्स प्रिपेयर करें। जितना ज़्यादा आप अपने सेल्फ के बनाए हुए नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अदरवाइज मार्केट में बुक्स बहुत हैं, नोट्स बहुत हैं, और जब आपको समझ में आ जाए फिर आप किसी के भी नोट्स उठा के देखेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे अभी देखो, ये हमने ऑफ का यूज़ पढ़ लिया, हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ पढ़ लिया। अब हमारे पास कुछ ये भी तो बचा है, तो इसके बारे में भी कुछ ना कुछ होगा, तो हम यहाँ देखते हैं। अच्छा यहाँ देखो, हम 2 नाउन की बात कर रहे हैं। ये आपका लिविंग नाउन है। ठीक है, और इसको तो लिविंग और नॉन लिविंग से हमें कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हम चेंज पढ़ने वाला है। चेंज कैसे पढ़ेंगे, हमने अभी लिविंग नॉन लिविंग का केस पढ़ा। अब यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वाला नाउन लिविंग है तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर लें। तो हम अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, रास किसी का नाम है, RAS स्पेलिंग हो गई उसकी, यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर लेते हैं, और कार की स्पेलिंग ये हो गई। ये हमारा लिविंग नॉन लिविंग का रूल कहता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज़ क्या हो रहा है कि अब जब आप इतने चीज़ को देखोगे ना, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ,
इतनी चीज़ को देखेंगे आप तो आप देखो रास, मतलब आप इसको जब पढ़ोगे तो यहाँ पे हिसिंग साउंड क्रिएट होगा। जैसा हमने वो क्लासेस का एक प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमने एस वाला रूल पढ़ा था, एस आई एस वाला, तो हमने वहाँ देखा था कि यहाँ पे हिसिंग साउंड बन रहा है, ठीक है। और हिसिंग साउंड ना बने इसी चीज़ के लिए हमने वहाँ पे ई एस का यूज किया था। तो अब यहाँ पे आपका रूल क्या है कि अगर आपके पास कोई नाउन है और उसके लास्ट में अगर आपको एस का यूज मिल रहा है, ठीक है, एस का यूज मिल रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एपोस्ट्रोफी एस की जगह पे सिर्फ क्या यूज कर लेंगे, एपोस्ट्रोफी अकेला, और बाकी का हमारा जो रूल रहेगा वो एज इट इज रहेगा। तो हमारा जो सही ट्रांसलेशन होगा दोस्तों वो क्या होगा, रास कार, ठीक है। ऐसी अब मैं यहाँ देखो भाई, हम पक्षियों का घोंसला है ये लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा वर्ड, लेकिन ये पक्षियों लिखा है तो ये वर्ड्स होगा अपने आप में, ये प्लूरल है, हम ऐसा हटा भी नहीं सकते क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ ऐसा है कि हमें यही लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज कर लेंगे और नेक्स्ट मतलब क्या हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक नया रूल जिसमें हम एपोस्ट्रोफी एस की जगह पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे हिसिंग साउंड क्रिएट हो रहा था उस चीज़ को रोकने के लिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बिल्कुल इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, और अच्छे से समझाऊंगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को चीज़ें समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे हम, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि केस जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक नाउन, ठीक है, दूसरे नाउन से या मैक्सिमम नाउन्स आपस में एक दूसरे से पॉजिटिव केस में जोड़ रहे हैं। मतलब ये जो केस है वो नाउन का नाउन से है, ठीक है, और किसी पार्ट ऑफ स्पीच से नहीं है। जैसे हम आर्टिकल, प्रपोजिशन, ठीक है, और एडजेक्टिव, एडवर्ब, और भी कंजंक्शन, और भी कई सारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, प्रोनाउन हुआ, ठीक है। तो केस किसके पढ़ रहे हैं हम, नाउन्स के। तो हमें याद रखना है कि हम एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से जोड़ रहे हैं, पोजीशन, और किसी से नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक। लेकिन अब हमारे पास चीज़ें क्या हो गई, चीज़ें हमारे पास ये हो गई कि हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिखा जिसमें हमने लिखा राम, ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा आना। अच्छा, राम तो किसी का नाम हो सकता है तो ये नाउन हो गया, लेकिन आना जाना, खाना पीना, ये सब क्या है, ये नाउन्स नहीं है, ये वर्ब हैं, ये एक्शन है, ये काम है, ठीक है। तो इस बार हमें क्या मिला, इस बार हमें एक नई चीज़ मिल गई कि जब हम किसी नाउन को किसी वर्ब के साथ पॉजिटिव केस में लिखें तब हमारा रूल क्या होगा, ठीक। और यहाँ पे बात हम दो नाउन के बीच में ही करना चाह रहे हैं, मतलब एक नाउन एक वर्ब है लेकिन है तो दो ही, तो इनके बीच में करना चाह रहे हैं। तो रूल्स क्या बना हमारा, ठीक है। जब हमारे पास दो नाउन या वर्ब हैं तो इनके बीच में अगर हमें रिलेशन बनाना है तो अब यहाँ पर हमारा थोड़ा रूल क्या होगा वो देखते हैं। देखिए, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपको सिर्फ करना इतना है कि जो भी आपकी वर्ब आएगी नाउन के साथ पोजीशन में, आपको उस वर्ब को सिर्फ आईएनजी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मतलब हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, समझने के लिए लिखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सेंस अलग है, ठीक है। तो जब हम नाउन के साथ वर्ब का पोजीशन बना रहे हैं तो मैंने आपको क्या बोला कि सारे लिविंग नॉन लिविंग के रूल्स हमें अप्लाई करने हैं जो दो नाउन के बीच में हम करते थे, बट हमें सिर्फ वर्ब को क्या करना है, आईएनजी फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो ये क्या होगा, राम्स, और ये है कम, लेकिन कम को हमें क्या लिखना है,
कमिंग, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ऐसा क्यों किया, हम आगे नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे जेरंड इन्फिनेटिव वगैरह देखेंगे, आप लोगों को वहाँ ये चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। फिलहाल मैं ये बता दे रहा हूँ कि जब हम वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं तो उस वर्ब का जो फंक्शन है सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसा हमें ज़रूरत हो वहाँ पे ये एज अ नाउन यूज़ होने लगता है, ठीक है। तो अब ये भी आपका एक नाउन था और ये भी हमने आईएनजी यूज करके नाउन बना लिया और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है कि नाउन से नाउन का पोजीशन बन रहा है और वही हम एपोस्ट्रोफी एस ऑफ या एपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो, अब इस बार क्या किया, ये आपका एक नॉन लिविंग नाउन दे दिया, तो हमें करना क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना, लेकिन टूटना क्या है, आपका एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब मतलब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ब्रेकिंग, ठीक है, ऑफ किसका, पेन या द पेन, डेफिनेट इंडेफिनेट का केस डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वर्ब में आईएनजी यूज कर लिया। समझ में आया होगा सब लोगों को, उम्मीद करता हूँ मैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत जगह हमें इसका यूज़ भी मिलता है, कई जगह हम बुक्स में भी पढ़ेंगे, नोट्स में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में भी हमें ये कई जगह मिल जाता है। अब यहाँ पे देखियो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने लिखा 1 सप्ताह की छुट्टी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ कि यहाँ बात हो रही है टाइम की, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम के सेंस में, तो ये याद रखेंगे कि जहाँ पे भी हम टाइम के सेंस में बात करते हैं उस केस में हमारे जो काकी के होते हैं इनके लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको गलत नहीं माना जाता है, क्लियर है। तो अगर मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करूँगा तो ये क्या होगा, अ वीक्स हॉलीडे, ठीक है। आपको इतनी देर में ये तो समझ में ही आया होगा कि जब हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं जो नाउन जहाँ लिखा होता है उसका सीक्वेंस वही होता है, ऑफ के केस में सीक्वेंस बदल जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक पल की देर या देरी, ठीक है, इसको देरी कर लें तो ये क्या होगा, अ मोमेंट्स डिले, ठीक है, ये बन जाएगा। समझ में आया कि टाइम के सेंस में हम बात कर रहे हैं तो नाउन को पजेस करने के लिए हम वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं ये पॉजिटिव केस पे। चलिए अब समझते हैं इसको। देखिए अभी क्या हो रहा था, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसे मैंने लिखा था राम्स हाउस, ठीक है, राम का घर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक व्यक्ति है और उसका हम पोजीशन हाउस पर दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि व्यक्ति एक से ज़्यादा हो जाएं और किसी एक ही चीज़ पर उनका पोजीशन बनाया जाए, तब क्या करेंगे, तो वही सेम कंडीशन हम यहाँ ले रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा, अब आप यहाँ देखो, हमने अभी पढ़ा कि काकी के आते हैं तो वो रिलेशन शो करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस में हमने काकी के यूज किया, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या किया, सिर्फ एक ही बार यूज किया है और सेकंड सेंटेंस में हमने 2 बार यूज किया है। तो यहाँ से थोड़ा सेंस समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस ये कह रहा है कि यहाँ पर रोहित और अमित 2 बंदे हैं और उनके पिता की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा सेंटेंस का हमारा सेंस थोड़ा अलग है, इसमें हमने क्या किया, चीज़ों को कंबाइन कर दिया। यहाँ पे 2 बंदे हैं जिनमें से हम रोहित के पिता की भी बात कर रहे हैं और अमित के भी पिता की बात कर रहे हैं, मतलब पिता एक कॉमन वर्ड है, ठीक, लेकिन यहाँ दोनों के पिता अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सेंस समझना पड़ेगा, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस में इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाऊँ इसका, तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखिए फर्स्ट वाले दोनों नाउन लिविंग हैं, ठीक, लिविंग है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, रोहित, अब
दो बंदों का हमें आपस में जोड़ना है या दो नाउन्स का आपस में जोड़ना है तो कंजंक्शन यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रोहित एंड अमित। अब अमित के बाद पोजीशन बन रहा था तो ये हमने अपॉस्ट्रोफी एस लिखा, और पिता मतलब क्या हो गया आपका फादर। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, रोहित एंड अमित फादर। क्लियर है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम देखें इन दोनों सेंटेंस को तो हम इसको ऐसे लिखें, रोहित के पिता और अमित के पिता। अगर रोहित के पिता आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे इसको, रोहित फादर, और अमित के पिता लिखना होता तो हम इसको कैसे लिखते, अमित फादर। ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया तो देखिए ये फादर कॉमन है तो एक बार आ जाएगा, अपॉस्ट्रोफी एस आपको इस बार कॉमन नहीं करना है, ये आप एक बार नहीं लिख सकते नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप क्या करोगे, ये वाला सेंस लेके जाओगे। तो हमें इनको कंबाइन करने के लिए इनको कैसे लिखना पड़ेगा, रोहित एंड अमित फादर। ठीक है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, कि जब दो लोगों का किसी एक चीज़ पे एक साथ पोजीशन हो, जॉइंट पोजीशन जैसे हम कहते हैं, तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस हमेशा एंड के बाद वाले नाउन के साथ यूज करना है। लेकिन अगर दो लोगों का कॉमन चीज़ पे पोजीशन है और दोनों इंडिविजुअल अलग अलग हैं तो हमें दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस यूज करना। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे, तो वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, देयर इज नो मनी इन अमित एंड संजय। पहला वाला केस लिखा है ना, देखो ये वाला जो हमने अभी पढ़ा वही लिखा है, अमित एंड संजय जॉइंट अकाउंट। तो आपको यहाँ पे मैंने ये रेड कलर में ये वर्ड लिखा हुआ है जॉइंट। तो जॉइंट से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम अकाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये अकाउंट कैसा है, जॉइंट है। जॉइंट इसका मतलब, जॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का एक ही अकाउंट है, एक ही अकाउंट है। तो अगर मान लो एग्जामिनर आपको यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लिख के यूज करके देता तो ये गलत हो जाता। मतलब ये जो सेंटेंस है वो अभी कैसा लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। ठीक है। मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये थोड़ा देखिएगा आप लोग। अभी जो सेंटेंस लिखा है आपका वो कैसा लिखा है, ये एक करेक्ट सेंटेंस लिखा है। ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने एक ही बार अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया है, क्योंकि हमें समझ में आ गया इस वर्ड से कि ये जॉइंट अकाउंट है, दोनों का एक ही है। लेकिन अब आप दूसरे सेंटेंस पे आ जाओ। दूसरे सेंटेंस में देखो, तो दूसरे सेंटेंस में क्या दिया है, आई हैव रेड टैगोर्स एंड कालिदास पोइट्रीज। अब आप सेंटेंस को देखो जरा। पहली चीज कि हमने यहाँ लिखा है टैगोर्स, दूसरा हमने यहाँ लिखा है कालिदास। अब समझ ना जरा, सेंटेंस में बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो अभी समझ में आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, टैगोर एक अलग पोइट है, कालिदास एक अलग पोइट है। मतलब ये दो बंदे एक साथ तो नहीं हो सकते। ठीक है। दोनों अलग अलग लोग हैं। तो हमें ये जो अपॉस्ट्रोफी एस यूज करना है वो दोनों में ही करना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी। सही है। तो मैंने किया भी है। ठीक। चलिए, दूसरा एरर आपको पकड़ में आया, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये पोइट्री नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पोइट्री का कभी प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। ठीक। तो हमें यहाँ पे बाई ही यूज करना पड़ेगा। मतलब ये जो पोइट्रीज लिखा हुआ ये गलत है, इसको सिर्फ हम क्या करेंगे, पोइट्री। ठीक। ये नाउन का एरर हो गया पीछे। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम कालिदास की बात कर रहे हैं तो कालिदास जो नाम है उसमें पहले से ही एक ऐसा आ रहा है। तो भले ये लिविंग का केस है, लेकिन हमें चीज़ें तो याद उसी सीक्वेंस में रखनी पड़ेंगी ना, कि अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ आ जाएगा और आपका अपॉस्ट्रोफी अकेला कहाँ आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ ये अपॉस्ट्रोफी यूज किया हुआ है। ठीक। तो ये भी एक तरीके से सही लिखा है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर समझ में ना आए तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए और मुझे बताइए, मैं फिर से ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, और नहीं तो वीडियो को आप दोबारा से रिवाइंड करके देखिए। ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ रूल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपका एक वन ऑफ द
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, BVM वेरी वेरी मोस्ट। ठीक, क्वेश्चन क्या है समझिए जरा। जब आप एक बार इंग्लिश ख़त्म कर लोगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो तब चीज़ें आपको बहुत स्मूथली क्लियर होंगी, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। और देखिए लैंग्वेज है, लैंग्वेज को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाओगे। रटने वाला सेंस यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को फेस करने जा रहे हो तो आपको चीज़ें सीख के जाना है, रट के नहीं जाना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन समझना है आपको। देखिए सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ही डज नॉट या ही डजंट लाइक माई बुक, ठीक है, वह मेरी बुक पसंद नहीं करता है, ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग है। बट लेकिन somebody, मैंने यहाँ पे somebody लिखा, ये जो वर्ड है ऊपर मैंने लिख रखे, इनमें से कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, somebody, nobody, anybody, ठीक है, someone, anyone, no one, everyone वगैरह वगैरह। तो अब क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं इस सेंटेंस का सेंस अगर समझ पा रहा हूँ तो सेंटेंस का सेंस ये निकल रहा है कि वह मेरी बुक पसंद नहीं करता, लेकिन किसी और की क्या, किसी और की बुक तो वो पसंद करता है, मेरी नहीं करता है। लेकिन वो somebody की बात नहीं कर रहे, somebody मतलब कोई, किसी इंसान को पसंद करने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कोई भी इंसान है उसकी किताब को पसंद करने की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लाइक करने की बात की जा रही है वो बुक की जा रही है। तो ये बुक मेरी हो गई, लेकिन यहाँ somebody नहीं, यहाँ पे somebody की किताब हमें लिखनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे लिख के दिखाऊं, किसी की किताब, ठीक है, किसी की किताब, तो किसी को मैं यहाँ पे एक डेफिनेट बंदा मान लेता हूँ, तो मैं यहाँ somebody लिख देता हूँ, तो ये लिविंग ही हो गया। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, ये, और ये क्या हो गया आपका बुक, ठीक, इसका ट्रांसलेशन ये बना। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया कि ये लिखना था उसको, बट उसने अकेला somebody लिख दिया। अगर somebody लिखोगे तो कंपैरिजन जो हो रहा है, मतलब हम जहाँ पोजीशन की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा यहाँ पे सेंस आपका गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा somebody's book, ठीक है। अब आप देखो, किसी और की किताब को लाइक करने की बात कर रहे हैं और मेरी किताब को लाइक करने की बात कर रहे हैं, सिमिलर चीज़ें हो गई। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि बुक मैंने यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से ये बुक हटा देंगे और सिर्फ सेंटेंस को यहाँ क्लोज कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या बना कि somebody, everybody, nobody, anybody, anyone, someone, everyone, no one, अगर इनके साथ किसी चीज़ को पजेश करना है, ठीक है, और अगर ये सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं, ठीक, या ये कहो जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो पहले ही हम लिख चुके हैं, तो हमें इन वर्ड के साथ सिर्फ क्या करना होता है, एपॉस्ट्रोफी का यूज करना होता है। क्यों, क्योंकि हम इनका यूज नहीं करना चाहते सेंटेंस में, हम इनके साथ किसी चीज़ को पजेश करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी। तो ये रूल बन गया आपका कि जब पोजीशन इन वर्ड के साथ किसी और चीज़ का हो तो आप सेंटेंस में यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस लिखें। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक और आपका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में बहुत बार इस पर एसएससी में एरर पूछा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए, इस बार क्या किया, somebody के साथ एपॉस्ट्रोफी एस पहले से ही दिया है, तो ये थोड़ा इजी है, आपको जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है कि जब somebody, nobody, anybody जो पीछे वर्ड लिखे थे ना, इनके साथ आपको यहाँ पे एक ये वर्ड मिले else, ठीक है, else का मतलब होता है कोई, ठीक। तो ये जो हमारा पूरा जो तरीका है ना लिखने का एपॉस्ट्रोफी केस, क्वेश्चन ये बना कि अगर somebody के साथ, nobody के साथ, anybody के साथ अगर हमने else का यूज किया, ठीक, आप जो एपॉस्ट्रोफी एस अभी यहाँ यूज कर रहे हो, इसको यहाँ यूज ना करके हम कहाँ यूज करेंगे, लास्ट में, ठीक है। आपको इसको जो लिखना है वो लास्ट में एल्स के साथ लिखना है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा भी कि जब हमारा नाउन आएगा तो वो यहाँ लिखा जाएगा, तो हमें पोजीशन भी यहाँ बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये रूल बन गया कि जब भी somebody, nobody, anybody, anyone, इनके साथ अगर else वर्ड यूज़ हो रहा है तो आप जब एपॉस्ट्रोफी केस यूज़ करें तो वो हमेशा else के बाद लिखें। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि जो केस में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। और नाउन का अभी एक टॉपिक और रह गया है, जेंडर। बहुत ही छोटा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। एसएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अदर छोटे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे। और इसके जस्ट बाद में आपको इस टॉपिक पे कम से कम 200 से 250 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिनकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन जो है वो वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और जो चीज़ें आपको थोड़ी कम समझ में आई हैं तो वीडियो को आप रिवाइज करके देखें, नहीं हो तो मुझे कमेंट करें। मैं जितना हो पाएगा आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी आपकी मेहनत है, कितना आप मेहनत करते हो, लेकिन गाइड करने का काम मेरा है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा। ठीक, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो और योग पढ़ाने का तरीका है अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई भी अपडेट अपने चैनल पर डालता हूं तो उसकी जो आपको अपडेट है वो मिल जाया करे। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन हम तक नहीं पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।